अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच कि आपने लास्ट जो मेरा एमसीक्यू था उसके ऊपर आपने मुझे कमेंट लिखे। आई एम रियली हैप्पी, बहुत मुझे खुशी होती है जब आपके पढ़ती हूँ। लेकिन फिर एक दो ही लोग हैं जो मुझे लिखते हैं, दो तीन लोग हमेशा। तो बाकी इतने सारे लोग जो सुनते हैं वो भी तो अपने एक्सप्रेस करें ना व्यूज़ उसके बारे में। तो मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी। और किसी ने मुझे कहा था कि लॉन्ग केस कर लें न्यूरोपैथी के लिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो वो मैंने आज आपके लिए तैयार किया, तो वो इसे देख लेते हैं। न्यूरोपैथी में वही आप बायोडाटा पहले लें जब हिस्ट्री ले रहे होंगे, नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेजिडेंस, सोशियो इकोनॉमिक्स वगैरह आप पूछ लें। फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो हैं न्यूरोपैथी की वो डिफरेंट आपको मिल सकती हैं। तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव सेंसरी सिम्टम्स, पॉजिटिव हम इसलिए कहेंगे कि वो पेशेंट को मतलब उसको सब्जेक्टिव फीलिंग हो रही होती है, टिंगलिंग, बर्निंग, एकिंग एंड सेंसेशंस दैट आर डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब। यानी कि वो कहेगा बस मुझे समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है कि मतलब पैरास्थीजिया को ना वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स इज़ लॉस ऑफ फंक्शन। अब लॉस हो गया या फंक्शन का, किसी भी हाथ या पैर एक्सट्रीमिटी में वीकनेस हो रही है, नमनेस हो रही है, मे मीन कंप्लीट लॉस ऑफ फीलिंग, positive symptom of tingling or even weakness in extremities or any part of the body. Dizziness may imply impending syncope, a sense of disequilibrium और true spinning vertigo, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो वो इसलिए कि जो हमारी नर्व्स है ना, पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें मोटर नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं या ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं। अब कोई भी पैटर्न अफेक्ट कर सकता है ना नर्व्स का। तो अगर सेंसरी नर्व है तो आपको पैरास्थीजिया मिलने होंगे, मोटर है तो वीकनेस या लॉस ऑफ फंक्शन मिल सकता है, और अगर ऑटोनॉमिक है तो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन भी मिल सकते हैं। अब कोई भी पैटर्न हो सकता है, नर्व जो है वो उसमें मोटर फाइबर्स भी हैं, सेंसरी फाइबर्स भी हैं, ऑटोनॉमिक भी हैं, या सिर्फ ऑटोनॉमिक हैं सेंसरी के साथ। ठीक है। तो आपको ना फिर ये वाले जो डिसइक्विलिब्रियम वाले या इम्बैलेंस या लाइट हेडेडनेस, यानी कि जब लेटे हुए हों और खड़े हों तो फिर चक्कर आने लगे, तो ये सब भी जो है वो ऑटोनॉमिक सिम्टम्स को डिपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जनरल अप्रोच जो है ना वो ये होनी चाहिए कि 3 गोल्स पहले अपने माइंड में आप सेट करके रखें। अगर आपको ऐसे कोई पेशेंट सिम्टम्स बता रहा है जो इशारा कर रहे हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसको, तो सबसे पहले आपने सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में यही होता है कि आइडेंटिफाई वेयर द लीजन इज़। ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफाई द कॉज। पहले तो ये पता करेंगे भाई लीजन कहाँ पे है अपनी नॉलेज के बेस में, फिर किस किस्म का लीजन है, पैथोलॉजी उसकी क्या है, टियोलॉजी क्या है। फिर जब ये दोनों चीज़ें आप कर लेंगे तभी आप उसका मैनेजमेंट प्लान सही से आप वो कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो पहला सवाल जो होता है वेयर द लीजन इज़, उसमें जो है ना आपको करना है कि फर्स्ट गोल इज़ अकम्प्लिश्ड बाय ऑब्टेनिंग अ थरो हिस्ट्री। ज़ाहिर है हिस्ट्री के बगैर तो कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री के बेस पे आपने करना है। फिर न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन आपने करना है एंड इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक एंड अदर लेबॉर्ट्री स्टडीज़। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हिस्ट्री है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज़ इन्वॉल्व। कैन द डिसऑर्डर बी मैप्ड to one specific location? Is it multifocal or is it a diffuse process? Are the symptoms restricted to the nervous system or do they arise in the context of a systemic disease? ये तो सिर्फ नर्वस सिस्टम ही इन्वॉल्व है या फिर कोई ऐसी सिस्टमिक डिजीज़ हुई है उसके साथ भी ये न्यूरोपैथी हो सकती है। इज़ द प्रॉब्लम इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और बोथ? तो पहले आपने ही डिसाइड करना है। ठीक है। अब ये किस तरह करेंगे? इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, could the disorder be located in the peripheral nerves, or if so, are motor or sensory nerves primarily affected, or is a lesion in the neuromuscular junction of muscle more likely?
अभी मैं आपको सारा बताऊंगी तो आप उसको ना कैसे डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, ठीक है। द फर्स्ट क्लूज टू डिफाइन द anatomic area of involvement appear in the history, and the examination is then directed to confirm or rule out these impressions and to clarify uncertainties, ठीक है। जो हिस्ट्री बता रहा है उसके बेस पे आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से क्लैरिफाई कर लें। A more detailed examination of a particular region of central nervous system or peripheral nervous system is indicated, ठीक है। For example, if a patient who presents with a history of ascending paresthesias, ठीक है, पैरों से शुरू होके और फिर कह रहा है वो टोज से शुरू हुआ था, फिर ऊपर आया और चेस्ट पे पहुंच गया, एंड वीकनेस शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड डिसाइडिंग इफ द लीजन इज इन द स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। तो ये दोनों में हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड के लीजन में भी हो सकता है। तो आपने डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। फोकल बैक पेन अगर हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी लेवल अगर आपको मिल रहा है एंड इनकॉन्टिनेंस, तो इट सजेस्ट अ स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिन, ठीक है। वेयर एज अ स्टॉकिंग ग्लव पैटर्न ऑफ सेंसरी लॉस सजेस्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी बट मे ऑल्सो प्रेजेंट विद द स्पाइनल शॉक इन एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स। बिल्कुल मतलब है कि जिस वक्त स्पाइनल शॉक में होता है ना, उस वक्त भी आपको इस तरह का सिम्टम मिल सकता है, लेकिन आप बहुत आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड का लीजन है तो उसमें एक सेंसरी लेवल आपको मिल रहा होगा आप जब एग्जामिनेशन करेंगे, और उसको बैक एक भी होगा और इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री होगी। लेकिन अगर सिर्फ पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो स्टॉकिंग ग्लव पैटर्न आपको मिल सकता है, ठीक है। उसमें कोई आपको सेंसरी लेवल नहीं मिलेगा, उसमें कोई इनकॉन्टिनेंस नहीं हो रही होगी, ठीक है। इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे। हिस्ट्री में वाइल गैदरिंग द इंफॉर्मेशन 7 की क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब ये 7 की क्वेश्चंस आपने ना याद कर लेने हो और इसी तरह से आपने हिस्ट्री लेनी है। द आंसर्स टू विच हेल्प आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड द कॉज ऑफ न्यूरोपैथी। तो इसी में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डिस्पाइट एक्सटेंसिव एवेलुएशन इन हाफ ऑफ द पेशेंट्स नो etiology इज एवर फॉर्म। These patients have predominantly sensory polyneuropathy and have been labeled as having idiopathic or cryptogenic sensory motor polyneuropathy CSPN, ठीक है। तो मतलब ये आप समझ लें कि हर दफ़ा etiology पता नहीं चलती। एक्सटेंसिव अगर उसकी आप लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक के अलावा भी करा लें तो आपको आधे केसेस जो हैं वो हमेशा इडियोपैथिक ही रहते हैं, तो उसको क्रिप्टोजेनिक सेंसरी मोटर पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं CSPN, ठीक है। अब जो है ना आप देखें अप्रोच जो है न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर की, जो 7 की क्वेश्चंस है ना वो क्या क्या हैं। नंबर 1 है व्हाट सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखा रही हूँ इकट्ठा, फिर उसके बाद एक एक करके ना हम इसको जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। व्हाट सिम्टम्स आर इन्वॉल्व यानी व्हाट सिस्टम्स आर इन्वॉल्व यानी कि मोटर है, सेंसरी है, ऑटोनॉमिक है और कोई भी इनके कॉम्बिनेशन में हो सकती है। व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकनेस, फिर आपने ये देखना है ओनली डिस्टल वर्सेस प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ठीक है। सिर्फ डिस्टल है या प्रॉक्सिमल भी है और डिस्टल के साथ, ठीक है। फोकल है, एसिमेट्रिक है वर्सेस सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये भी फिर अलग अलग डिजीज़ेज़ जो प्रेजेंट होती हैं तो वो आप उससे पता कर सकते हैं, ठीक है, कि सिमेट्रिक कौन सी होती हैं, एसिमेट्रिक कौन सी होती हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। टेम्परेचर लॉस और बर्निंग और स्टैबिंग पेन फॉर एग्जांपल स्मॉल फाइबर अगर इन्वॉल्व हो, वाइब्रेटरी और प्रोप्रियोसेप्टिव लॉस अगर हो रहा है तो लार्ज फाइबर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन है इज़ देयर एविडेंस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट, तो वो भी आपको देखना है। विदाउट सेंसरी लॉस, विद सेंसरी लॉस, हो सकता है अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट के साथ सेंसरी लॉस हो रहा हो या कोई अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ना हो, तो वो भी आप देख लें। 5 है व्हाट इज़ द टेम्पोरल एवोल्यूशन यानी कि किस तरह से इवॉल्व हुई है वो, तो एक्यूट हम उसे कहेंगे डेज टू 4 वीक्स यानी 4 वीक्स तक अगर है या उससे कम है तो हम उसे एक्यूट कहते हैं, ठीक है। सब एक्यूट क्या होता है, अगर 4 वीक्स से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन 8 वीक्स तक ही हैं या उससे कम है तो फिर हम कहेंगे सब एक्यूट।
और क्रॉनिक जो है मोर देन 8 वीक्स अगर सिम्टम्स को हो चुके हैं तो उसको क्रॉनिक कहते हैं। मोनोफेजिक, प्रोग्रेसिव और रिलैप्सिंग रेमिटिंग, ठीक है। इज़ देयर एविडेंस फॉर हेरिडिटरी न्यूरोपैथी? न्यूरोपैथी में बहुत सारे जो हैं डिजीज़ वो हेरिडिटरी हैं, तो हमेशा फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है इसमें, ठीक है, कि और किसी को तो फैमिली में नहीं है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ न्यूरोपैथी, लैक ऑफ सेंसरी सिम्टम्स डिस्पाइट सेंसरी साइंस। अब कभी कभी ये होता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें, मतलब वो प्रेजेंट ऐसे कर रहा है कि जैसे वीकनेस है उसको मसल में, या फुट ड्रॉप हुआ हुआ है, या कुछ भी हुआ है, तो जाहिर बात है वो पेशेंट आएगा तो ना आपके पास, तो वो आपको कोई सेंसरी सिम्टम्स नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप एग्जामिन करेंगे तो उसके बहुत सारे सेंसरी सिम्टम्स होंगे। तो कुछ ऐसी हेरिडिटरी न्यूरोपैथीज ऐसी हैं जिसमें सेंसरी सिम्टम्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन आप पूछेंगे, आर देयर एनी एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस? मतलब ये कि जाहिर बात है कि सिस्टमिक डिजीज़ के साथ भी हो सकती है ना, तो फिर आपने हमेशा पूछना है कैंसर तो नहीं है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, स्टॉकिंग ग्लव सेंसरी न्यूरोपैथी होती है उसमें, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ और अदर ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब ये कि वेस्कुलाइटिस वगैरह में कितनी होती हैं, मोनोन्यूराइटिस, मल्टीप्लेक्स, इन्फेक्शंस, उसमें HIV हो गया, लाइम डिजीज़ हो गई और लेप्रोसी, ठीक है। मेडिकेशन ज़रूर पूछनी है आपने, इंक्लूडिंग ओवर द काउंटर ड्रग्स दैट में कॉज टॉक्सिक न्यूरोपैथी और प्रिसीडिंग इवेंट्स ड्रग और टॉक्सिन, ठीक है। तो न्यूरोपैथी हो गई, उससे पहले क्या कोई इन्फेक्शन हुआ था, बहुत सारी न्यूरोपैथीज प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, 1-2 हफ्ते पहले कोई डायरिया हुआ था या कुछ भी, तो उसके बाद न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम ना इन 7 सवालों को ज़रा देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, 7 की क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने दिखाया है। पहला था व्हाट सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटर्मिन इफ द पेशेंट सिम्टम्स आर मोटर, सेंसरी, ऑटोनॉमिक और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। If the patient has only weakness without any evidence of sensory or autonomic function, a motor neuropathy, a neuromuscular junction abnormality और a myopathy should be considered. अब पेशेंट को जो है ना सिर्फ वीकनेस हुई हुई है, ठीक है, कोई सेंसरी ऑटोनॉमिक उसको सिम्टम नहीं है, आपने हिस्ट्री में भी देख लिया और एग्जामिनेशन करके भी देख लिया। तो अब मोटर न्यूरोपैथी, अब उसको क्या क्या हो सकता है? अगर सिर्फ वीकनेस, कोई भी लिम्ब की एक्सट्रीमिटी की वीकनेस के साथ अगर पेशेंट आया तो उसको हो सकता है सिर्फ मोटर न्यूरोपैथी हो रही हो, उसमें कोई सेंसरी इन्वॉल्वमेंट ना हो, सेंसरी नर्व्स ही ना हो उसकी, तो मोटर न्यूरोपैथी हो सकती है। और इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, या फिर मायोपैथी हो सकती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट केस तो खैर ज़रूरी है आपका आएगा, एक मायोपैथी या न्यूरोपैथी, वो ज़ाहिरी बात है कि वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ मोटर एग्जामिनेशन में सिर्फ लग रहा है कि सिर्फ वीकनेस है, तो आप ये डिफरेंशियल बताएंगे एग्जामिनर को, ठीक है, कि मोटर न्यूरोपैथी भी हो सकती है, मायोपैथी भी हो सकती है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। Some peripheral neuropathies are associated with significant autonomic nervous system dysfunction. अब कुछ के साथ जो है ना, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ हैं, जैसे मैंने बताया उसमें ऑटोनॉमिक अगर फाइबर्स जा रहे हैं तो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो सिम्टम्स ऑफ ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड फेंटिंग स्पेल्स, पेशेंट कहेगा चक्कर आ जाते हैं उसको, ऑर्थोस्टैटिक लाइट हेडेडनेस, कि लेटा हुआ होता है अगर एकदम से खड़ा हो जाए तो उसको चक्कर आने लगते हैं, हीट इंटॉलरेंस और एनी बाउल, ब्लैडर और सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। देयर विल बी टिपिकली इन ऑर्थोस्टैटिक फॉल इन ब्लड प्रेशर विदाउट एन अप्रोप्रिएट इंक्रीज इन द हार्ट रेट। ज़ाहिरी बात है जब हम लेटे होते हैं और फिर खड़े हों तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो हमारा होता है ना, तो वो फ़ौरन हमारे बैरो रिसेप्टर उसको सेंस कर लेते हैं और फिर वो वेजोकंस्ट्रिक्टर जो हमारे मेड्यूला में सेंटर है ना वेजोमोटर का, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कार्डियो एस्केलेटर सेंटर जो स्टिमुलेट होता है उसकी वजह से यानी कि जो हमारा पेस मेकर है
वो जल्दी जल्दी एक्शन पोटेंशियल उसमें आते हैं ना, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल अगर ऑटोनॉमिक फंक्शन होगा तब होगा ना। तो अगर ऑर्थोस्टैटिक फॉल तो हो रही है ब्लड प्रेशर की, लेकिन अप्रोप्रिएट इंक्रीज़ नहीं हो रहा हार्ट रेट में, तो इसका मतलब है ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है। ठीक है, तो ये आप एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी इज़ मोस्ट कॉमन विद डायबिटीज़ मेलाइटिस। देखें ना उसमें कितनी सारी मतलब हो रही होती है ना, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, डायरिया हो रहा होता है, और जो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रहा होता है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहे होते हैं। तो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन विदाउट डायबिटीज़, अब अगर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की आपको मिल रहे हैं उसको एग्जामिनेशन में, और वो बता भी रहा है आपको चक्कर आते हैं ये सब, तो विदाउट, अगर उसको डायबिटीज़ नहीं है, शुड अलर्ट द क्लिनिशियन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एमाइलॉइड पॉलीन्यूरोपैथी। ठीक है, तो या तो डायबिटीज़ मिलाइटिस में आपको मिल सकते हैं ऐसे ऑटोनॉमिक सिम्टम, या अगर डायबिटीज़ नहीं है तो सस्पेक्ट एमाइलॉइड पॉलीन्यूरोपैथी। रियरली अ पैन dysautonomic syndrome can be the only manifestation of a peripheral neuropathy without other motor or sensory findings. तो सिर्फ ये भी आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं, कोई सेंसरी और मोटर फाइंडिंग उसमें हो सकता है कि ना हो। द मेजॉरिटी ऑफ न्यूरोपैथीज आर प्रीडोमिनेंटली सेंसरी इन नेचर। ज़्यादातर वैसे सेंसरी होती हैं, यानी कि आपको पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएगा ना, पैरेस्थीसिया हो रहे हैं और बर्निंग हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, तो इस तरह से आता है पेशेंट। और बहुत आते हैं, कॉमन आप देखें कितने आते हैं पेशेंट इस तरह के। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वीकनेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वीकनेस से मतलब ये है कि सिर्फ क्या डिस्टल वीकनेस है उसको, या डिस्टल के साथ प्रॉक्सिमल भी है। इन दिस रिगार्ड टू क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। नंबर वन, डज द वीकनेस ओनली इन्वॉल्व द डिस्टल एक्सट्रीमिटी, और इज इट बोथ प्रॉक्सिमल और डिस्टल। नंबर टू, इज द वीकनेस फोकल एंड एसिमेट्रिक और इज इट सिमेट्रिक। तो दोनों एक्सट्रीमिटीज़ में एक ही जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं या एक ही एक्सट्रीमिटी में है। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल वीकनेस इज़ द हॉलमार्क ऑफ, अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि सिमेट्रिक प्रॉक्सिमल भी है और डिस्टल भी है, तो इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ एक्वायर्ड इम्यून डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथीज। ठीक है, तो अगर एक्यूट है यानी कि 4 वीक से कम की हिस्ट्री है उसको, तो सस्पेक्ट गुलेन-बार सिंड्रोम GBS। और अगर क्रॉनिक है, डिस्टल भी है, प्रॉक्सिमल भी है और डिस्टल भी है, और 8 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर आप क्या इसी चीज़ को क्या कहेंगे, क्रॉनिक फॉर्म है अगर, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी यानी CIDP। ठीक है, एक्यूट है तो गुलेन-बार सिंड्रोम, क्रॉनिक है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी CIDP। If the patient complains of the weakness of the right arm, what are the associated features? आप फिर पूछें, does the patient has difficulty with brushing hair? अब डिस्टल और डिस्टल न्यूरोपैथी और प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी को आप हिस्ट्री में ही तो आप करेंगे ना, एग्जामिनेशन से पहले तो आप हिस्ट्री ले रहे हैं ना, तो आप हिस्ट्री में ही क्या सवाल पूछेंगे जिससे आपको पता चले कि भाई प्रॉक्सिमल है उसको या डिस्टल है। तो आप ये सवाल पूछेंगे, associated features, does the patient has difficulty with brushing hair or reaching upwards, मतलब वीकनेस होती है, बालों में कंघा नहीं होता, या ऊपर से कोई चीज़ आप उतार रहे हो तो वो नहीं होती आपसे, तो प्रॉक्सिमल वीकनेस बता रहा है। अगर फिर आप सवाल पूछें, फास्टनिंग बटन लगाने में मुश्किल है या बोतल खोलने में मुश्किल है, तो डिस्टल वीकनेस हुई। ठीक है, ब्रश करना और ऊपर हाथ करना ये अगर नहीं हो रहा है तो ये प्रॉक्सिमल वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। बटन नहीं लग रहा है, बोतल नहीं खुल रही, तो ये जो है डिस्टल वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल है। अगर जो है 4 वीक से कम की आपको मिल रही है टाइम एवोल्यूशन, तो GBS सस्पेक्ट करें, और अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है तो फिर आप CIDP यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, यानी जो GBS है वो एक्वायर्ड इम्यून डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी है। ठीक है, फाइंडिंग्स ऑफ एन, अब ये तो सिमेट्रिक हो गई ना, सिमेट्रिक अगर डिस्टल प्रॉक्सिमल आपको मिल रहा है तो एक्यूट GBS हो गया, और क्रॉनिक जो है CIDP हो गई।
अगर एसिमेट्रिक और मल्टीफोकल पैटर्न आपको मिल रहा है वीकनेस का, इट फर्दर नैरोज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब क्या हो सकता है, सम न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर में प्रेजेंट विद यूनिलैटरल एक्सट्रीमिटी वीकनेस in the absence of sensory symptoms and signs such as weakness evolving over weeks or months would be possibility of motor neuron disease। अब अगर एसिमेट्रिक मिल रही है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको सिर्फ वीकनेस हो रही है, तो उसकी 3 कॉजेज़ हो सकती हैं। मायोपैथी भी हो सकती है, और जो है वो क्या हो सकता है, मायोपैथी भी हो सकती है, और जो वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर न्यूरोपैथी, 3 चीज़ें हो सकती है ना। तो अगर एसिमेट्रिक मल्टीफोकल आपको मिल रही है तो पॉसिबिलिटी ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है amyotrophic lateral sclerosis ALS, but it could be due to multifocal motor neuropathy that is treatable। ठीक है, ट्रीटेबल होती है ACLS। मतलब ACLS तो उसका तो ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन दूसरी मल्टीफोकल न्यूरोपैथी भी हो सकती है जो ट्रीटेबल हो। इन अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद एक्यूट और सब एक्यूट सेंसरी एंड मोटर सिम्टम्स एंड साइंस, द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड। नंबर 1, रेडिकुलोपैथी। अब पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है एक्यूट या सब एक्यूट, यानी कि या तो 4 हफ्ते से कम या 8 वीक से कम है, ठीक है, सब एक्यूट है। मोटर सिम्टम्स एंड साइंस हैं तो रेडिकुलोपैथी हो सकती है, प्लेक्सोपैथी हो सकती है, कंप्रेसिव मोनोन्यूरोपैथीज हो सकती है, या फिर मल्टीपल मोनोन्यूरोपैथीज जिसको हम कहते हैं मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, ठीक है, ये हो सकता है। amyotrophic lateral sclerosis can produce prominent neck extensor weakness। देखें, नेक एक्सटेंसर वीकनेस होती है उसमें, हेड ड्रॉप, यूँ ऐसे आपको मिलेगा। एक मैंने पेशेंट देखा था अपनी रेजिडेंसी के दरमियान, बेचारा, उसको थी एसीलस, हेड ड्रॉप, टंग एंड फेरेंजियल मसल वीकनेस। तो इसकी वजह से डिसआर्थरिया और डिस्फेजिया हो रहा होगा उस पेशेंट को। ऑल्टर्ड सेंसेशंस टू टच, हाइपरपैथिया एंड एलोडाइनिया, और अनकंफर्टेबल स्पॉन्टेनियस सेंसेशंस, टिंगलिंग, बर्निंग और एकिंग, ये सब मिल सकता है आपको। नेक एक्सटेंसर वीकनेस अगर है तो सस्पेक्ट करें ALS। न्यूरोपैथिक पेन में बी बर्निंग, डल एंड पोरली लोकलाइज, प्रोटोपैथिक कहते हैं उसको, इस पेन को, ट्रांसमिटेड बाय नोसिसेप्टर C फाइबर्स, और शार्प एंड लैंसिनेटिंग पेन, एपिक्रिटिक पेन, रिलेट बाय A डेल्टा फाइबर्स, ठीक है। तो C फाइबर्स से जो है ना न्यूरोपैथिक पेन, एक मैंने देखा था, इतना सीवियर उस बाबे को दर्द था ना, और उसको पैनकॉस ट्यूमर था, उसके साथ उसको न्यूरोपैथी हुई भी थी, इतनी तकलीफ थी उसको, यकीन करें किसी तरह ना आराम नहीं आता था उसको, हाथ यूँ करके बैठा रहता था, चीखता रहता था वो। फिर हमने उसको नर्व ब्लॉक के लिए भेजा था उस पेशेंट को। तो इतना सीवियर पेन होता है, ठीक है। तो A डेल्टा फाइबर्स या C फाइबर्स से जाता है ये जो पेन के ट्रैक्स है ना, उस पर। इफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस आर लॉस्ट while vibratory and position sense are preserved along with muscle strength, deep tendon reflexes and normal nerve conduction studies, a small fiber neuropathy is likely। ठीक है, अगर टेम्परेचर सेंसेशन लॉस हुई भी है लेकिन वाइब्रेटरी और पोजीशन सेंस है और मसल स्ट्रेंथ भी ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड नॉर्मल नर्व कंडक्शन स्टडीज़ भी आ रही हैं, तो स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी हो सकती है उसको। सीवियर प्रोप्रियोसेप्टिव लॉस also narrows the differential diagnosis। Affected patients will note imbalance, especially in the dark। ज़ाहिर प्रोप्रियोसेप्शन है तो जॉइंट की पोजीशन का ही नहीं पता चल रहा, तो इम्बैलेंस होगा। Especially in the dark, a neurologic examination reveal a dramatic loss of proprioception with vibration loss and normal strength should alert the clinician to consider a sensory neuropathy, ganglionopathy। If the loss is asymmetric or affects the arms more than the legs, this pattern suggests a non-land dependent process as seen in sensory neuropathies। चौथा सवाल था
is there evidence of upper motor neuron lesion? If the patient presents with symmetric distal sensory symptoms and suggest of a distal sensory neuropathy, but there is additional evidence of symmetric upper motor neuron involvement, the physicians should consider a combined system degeneration with neuropathy. अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी अगर मिल रहा है तो फिर कंबाइंड सिस्टम डिजेनरेशन विद अ न्यूरोपैथी आप सस्पेक्ट करें. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस पैटर्न इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी, बट अदर कंडीशन कैन ऑल्सो कॉज it like copper deficiency, HIV infection, severe hepatic disease, adrenomyeloneuropathy, AMN जिसे कहते हैं, hereditary spastic paraplegia प्लस अ न्यूरोपैथी. ठीक है, तो अगर आपको कोई भी न्यूरोपैथी अपर मोटर न्यूरॉन के साथ लीजन के साइंस के साथ मिल रही है तो उसमें ये आपकी डिफरेंशियल होती है. विटामिन B12 डेफिशिएंसी, copper deficiency, HIV infection, severe hepatic disease, adrenomyeloneuropathy and hereditary spastic paraplegia plus a neuropathy. Fifth question है what is the temporal evolution. अब देखें कितनी detailed history आपको लेनी पड़ेगी ना. तो it is important to determine the onset, duration and evolution of symptoms. पेशेंट ये कहता है बहुत दिन हो गए, आप स्पेसिफिकली पूछें दिन हुए हैं तो कितने हुए हैं, हफ्ते हुए हैं तो कितने और महीने हुए तो कितने. ठीक है, तो एक्यूट वो है जो डेज टू 4 वीक्स है. ठीक है, 4 वीक्स तक आपको अगर सिमेट्रिक डिस्टल और प्रॉक्सिमल के सिमेट्रिक सेंसरी न्यूरोपैथी मिल रही है तो GBS हो सकता है. अगर 8 वीक से ज़्यादा है, क्रॉनिक हो गई तो CIDP हो सकती है. सब एक्यूट 4 to 8 वीक्स है, यानी 4 वीक से ज़्यादा है 8 वीक्स तक या 8 वीक से कम तो उसे आप सब एक्यूट कहेंगे. मोर देन 8 वीक्स अगर हो चुके हैं तो क्रॉनिक कहेंगे. तो बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री लेके उसको स्पेसिफाई कर लें. इज़ द कोर्स मोनोफेजिक, प्रोग्रेसिव और रिलैप्सिंग. ठीक है, मतलब जो भी एवोल्यूशन उसकी हुई है वो मतलब ग्रेजुअली शुरू हुआ, फिर बढ़ता रहा या हो के ख़त्म हो गया और फिर दोबारा हो गया, रिलैप्सिंग हो गया. मोस्ट न्यूरोपैथीज आर इंसीडियस एंड स्लोली प्रोग्रेसिव. ठीक है, ज़्यादातर ऐसी होती है. न्यूरोपैथीज विद एक्यूट और सब एक्यूट प्रेजेंटेशन इंक्लूड GBS, इसमें सब एक्यूट भी मिल सकता है आपको, वेस्कुलाइटिस एंड रेडिकुलोपैथीज रिलेटेड डायबिटीज़ और लाइम डिजीज़. अ रिलैप्सिंग कोर्स कैन प्रेजेंट इन CIDP एंड पोरफायरिया. पोरफायरिया में भी न्यूरोपैथी होती है ना, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया. 6 सवाल जो है ना, इज़ देयर एविडेंस फॉर अ हेरिडिटरी न्यूरोपैथी. अब देखें फैमिली हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है. अब अगर कोई भी पेशेंट आया आपके पास और उसको क्रॉनिक साइन सिम्टम्स न्यूरोपैथी के मिल रहे हैं, ज़रूर उसे हिस्ट्री लें. इन पेशेंट्स विद स्लोली प्रोग्रेसिव डिस्टल वीकनेस ओवर मैनी ईयर्स विद फ्यू सेंसरी सिम्टम्स येट significant sensory deficit or clinical examination, the clinician should consider a hereditary neuropathy. जो एग्जाम्पल है इसकी, शार्कोट मैरी टूथ डिजीज़, CMT. शार्कोट मैरी टूथ डिजीज़ में क्या होता है, 1st to 3rd डिकेड में प्रेजेंट होती है और उसमें फुट ड्रॉप हो रहा होता है पेशेंट को. और ऐसे पेशेंट का जब आप सेंसरी एग्जामिनेशन करते हैं ना, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं होती उसको सेंसरी कि फुट ड्रॉप के साथ अगर आ गया और इम्बैलेंस हो रहा है उसको, तो आप जब उसको एग्जामिन करेंगे इतने आपको सेंसरी फाइंडिंग्स मिलेंगी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, लेकिन पेशेंट कोई शिकायत नहीं कर रहा होगा उसकी सेंसरी सिम्टम्स की. तो ये जो है ना एक उसकी तरफ इशारा कर रहा है, यानी शार्कोट मैरी टूथ डिजीज़ उसको हो सकती है. ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ CMT द फीट में शो हाई और फ्लैट आर्चेस. अब ये एबनॉर्मेलिटी होगी उनमें पैदाइशी, हाई और फ्लैट आर्चेस होंगी, हैमर टोज होंगे और स्कोलियोसिस में भी प्रेजेंट. In suspected cases, it may be necessary to prefer neurologic and electrodiagnostic studies on family members in addition to the patient. क्योंकि इसमें सेंसरी सिम्टम्स होते ही नहीं है तो हो सकता है कि जो नॉर्मल बज़ाहिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको नहीं हो, लेकिन वो न्यूरोलॉजिकल उनका करें तो उसमें बहुत सारे आपको पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिल सकती हैं. तो उनकी सबकी इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक यानी कि NCVs वगैरह करानी चाहिए. 7th, डज द पेशेंट हैव एनी अदर मेडिकल कंडीशन. अब आप
बहुत सारी न्यूरोपैथीज़ हैं जो सिस्टमिक डिजीज़ के साथ हो रही हैं, तो ये तो आपने हिस्ट्री में लेना है ना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्वायर अबाउट एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन. फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी तो डायबिटीज़ मेलाइटिस आप देखें ना, सिमेट्रिक सेंसरी पॉलीन्यूरोपैथी, ग्लव स्टॉकिंग पैटर्न मिलता है आपको, ऑटोनॉमिक भी हो सकती है उसके साथ. तो डायबिटीज़ मेलाइटिस पहला, SLE प्रीसीडिंग और कॉन्करेंट इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हुआ था यानी कि डायरियल डिजीज़ हो गई थी और फिर असेंडिंग पैरालिसिस हो गया तो GBS को इंडिकेट करेगा. सर्जरीज फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक बाईपास एंड न्यूट्रिशनल न्यूरोपैथीज़, यानी कि अपर मोटर साइन के साथ आपको मिल सकती है ना, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पराइटल सेल ही निकल गया सर्जरी में, तो न्यूट्रिशनल न्यूरोपैथीज़ आपको, तो सर्जरी की भी बहुत इम्पॉर्टेंस है कि आप हिस्ट्री में लें. मेडिकेशन टॉक्सिक न्यूरोपैथी including over-the-counter vitamin preparation, B6, alcohol, dietary habits, use of dentures. Fixative contains zinc that can lead to copper deficiency. तो ये भी उसमें पूछे. उसके अलावा कौन सी दवाइयाँ ले रहा है, एंटी ट्यूबरकुलस ले रहा है तो उसमें सेंसरी न्यूरोपैथी हो जाती है. ठीक है, वो पूछें. यानी कि आइसोनाइजेड रिफैम्पिसिन से.